डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 9th SST के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है रोब्सपियर। रोब्सपियर ने किस तरह से सरकार द्वारा या रोब्सपियर की सरकार द्वारा बनाया गया कानून कैसा था, रोब्सपियर जो है किस तरह से शासन संचालित किया, उसके बनाए गए कानूनों के द्वारा किस तरह से जनता त्राही त्राही करने लगी, इन सभी बिंदुओं पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रोब्सपियर की रूपरेखा थोड़ा से। रोब्सपियर जिसका पूरा नाम मैक्समिलियन रोब्सपियर है, पूरा नाम क्या है? मैक्समिलियन रोब्सपियर। रोब्सपियर का पूरा नाम मैक्समिलियन रोब्सपियर था। तो रोब्सपियर फ्रांसीसी वकील, राजनीतिज्ञ, क्या क्या था इसकी विशेषताएं जान लें। क्या था ये? वकील था। तो फ्रांसीसी वकील था, राजनीतिज्ञ था। राजनीतिज्ञ मतलब राजनीति का मर्मज्ञ, जो राजनीति का ज्ञाता हो, कुटिलता भी जानता हो, किस तरह से चतुराईपूर्ण वो नीतियाँ संचालित करता हो, राजनीति के विषय में अच्छा जानकार हो कि कैसे शासन चलाना चाहिए, नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, जनता को के ऊपर शासन चलाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, इन सब चीज़ों में बहुत ही वो कुशल था। तो इस तरह से उसके ये व्यक्तिगत गुण थे कि वो वकील के साथ साथ राजनीतिज्ञ था। इसके साथ साथ स्टेट जनरल का सदस्य था, फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा का सदस्य था, जैकोबिन क्लब का सदस्य था और क्रांति के समय लुई 16वें को फांसी चढ़ाने में या मृत्युदंड प्रदान करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान था। तो इस तरह से कह सकते हैं इसकी ये विशेषता थी। अपने इन विशेषताओं के कारण इतिहास में जो है याद रखा गया। अब भी जो है उपलब्धि के रूप में देखा जाता है इतिहास में कि किन किन चीज़ों के कारण, किन किन कार्यों के कारण इतिहास में अपना स्थान बना पाया। अपनी विशेष क्षमताओं के बल पे, खूबियों के बल पे, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों साथ इसके उपलब्धियों में लगी रही, जिसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से एक ब्रीफली इसका एक परिचय था कि वकील भी था, फ्रांसीसी वकील भी था, राजनीतिज्ञ था, कैसे शासन करना चाहिए, राजनीतिक संगठनों में ढांचों में भाग लेता था, जैकोबिन क्लब के सदस्य के रूप में, जैसे हमने जैकोबिन क्लब बताया था कि किस तरह से जैकोबिन क्लब प्रारंभ में उदारवादी लोग थे, लेकिन बाद में बहुत ही इसमें कट्टर और आक्रामक लोग आ गए थे। तो इसी क्रम में ये भी एक था। और रोब्सपियर जो है बहुत ही कट्टर था और आगे चल करके इसने किस तरह से अपनी रणनीतियों का पालन किया, किस तरह से आगे चलकर इसने लुई 16वें को फांसी पर चढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इसी के कारण जो है, इसी के जो है अथक प्रयासों से या कह सकते हैं इसके पीछे लग जाने के कारण कि हम लुई 16वें को जो है इस स्थिति में पहुंचा देंगे। और क्रांति के पश्चात ही जो है उसने लुई 16वें के क्या किया, फांसी पर चढ़वाने में अपना जो है योगदान दिया। तो आगे चल करके इसमें हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। रोब्सपियर का जो साम्राज्य था, कहने का तात्पर्य है कि लुई 16वें का खात्मे के पश्चात राजतंत्र का अंत हो जाता है और ये गणतंत्र स्थापित करता है। और इसका जो शासनकाल चलता है वो आतंक भरा शासनकाल माना जाता है, आतंक का साम्राज्य कहलाता है, जो 1793 और 1794 के मध्य था। तो इस पीरियड को क्या माना जाता है? आतंक का साम्राज्य माना जाता है। विशेषता क्या होती है? कोई भी व्यक्ति होता है जब कोई शासन करता है तो उसकी अगर नीतियाँ उदार हैं, सहिष्णु हैं, जनता के हित में हैं, कल्याणकारी हैं, जनता के कल्याण के लिए वो सदा तत्पर रहता है, प्रजा को पुत्रवत मानता है, तो ऐसा शासक इतिहास में एक अच्छा शासक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर कोई शासक की नीतियाँ बहुत ही कट्टर हैं, कठोर नियम उसके हैं, दंडात्मक कार्रवाई करता है, प्रतिशोध के बल पर नियम बनाते हैं, अगर ऐसा इस तरह से प्रताड़ित करता है जनता को, तो इतिहास में हमेशा उत्पीड़क शासक के रूप में जाना जाएगा। इतिहास हमेशा उसे इस रूप में याद करेगा कि बहुत ही उत्पीड़क शासक था, जनता को बहुत ही कष्ट देता था, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे दंडित करता था, सख्त सज़ा देता था, जो भी इसके रास्ते में आता था उसे रास्ते से हटा देता था। तो इस तरह से कई प्रकार के शासक होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो प्रजा को पुत्रवत मानते हैं और कुछ ऐसे होते हैं केवल शासन करना जानते हैं और अपने शासन चलाने के दौरान उनकी नीतियों के सामने, उनके कानूनों के सामने जो भी इस तरह के लोग आते हैं उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों को रास्ते से हटा देते हैं। तो इसी क्रम में ये भी ऐसा था, जिसके कारण अपनी इन विशेष इन कह सकते हैं विशेषताओं के कारण
इसे क्या नाम दिया गया? आतंक का साम्राज्य। क्योंकि इस दरमियान इसने जो है बहुत ही कठोर कानून बनाए, लोगों को बहुत ही यातनाएं दी। गिलोटिन एक यंत्र होता था, गिलोटिन के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि गिलोटिन एक यंत्र होता था जिसमें जैसे फांसी चढ़ाई जाती है वैसे इसमें भी क्या किया जाता था, हाथ पैर बांध के लटका दिया जाता था और ऊपर से एक फरसा आता था जो सीधे सिर को कलम कर देता था, धड़ को सर को अलग कर देता था, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी सर कटने पे। तो गिलोटिन में के माध्यम से इसने हज़ारों लोगों को जो है सर कलम करवाया। जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो भी इसके खिलाफ जो है विरोध किया इसका, उसने सीधे गिलोटिन पे चढ़वा करके उसको मृत्युदंड दे देता था। तो इस तरह से इसके आतंक के साम्राज्य के कारण इतिहास में जो है इस रूप में जाना जाता है कि 1793 की जो अवधि था क्या माना जाता है? आतंक का साम्राज्य माना जाता है। इस अवधि में रोबेस्पियर ने कठोर नियंत्रण एवं सजा की नीति अपनाई। महत्वपूर्ण यहाँ पे है कठोर नियंत्रण एवं सजा की नीति अपनाई। अब कठोर नियंत्रण क्या है? तो कई चीज़ें होती हैं। जैसे जब आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, जनता कोई आवाज़ उठाती है, तो ऐसे जनता को नियंत्रित करने के लिए जब कठोरात्मक कार्रवाई की जाती है, नियंत्रित करने के लिए कि हम चाहे जैसा भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अगर कोई भी आवाज़ उठाए तो उसे सख्त से सख्त सज़ा देंगे। तो वही चीज़ ये भी अपनाता था रोबेस्पियर भी। जो भी नागरिक, जो भी जनता वहाँ की आवाज़ उठाता था लोगों के बीच में, उनका सिर कलम कर देता था, उनकी आवाज़ को दबा देता था हमेशा के लिए। तो इस तरह से इसका साम्राज्य, आतंक का जो साम्राज्य था, इतिहास में आतंक के साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इसने गणतंत्र, जो भी लोगों ने देश में गणतंत्र का विरोध किया, ऐसे लोगों को बंदी बना लिया जाता था और क्या किया जाता था? कारागार यानी जेलों में डाल दिया जाता था। तो जो भी इसके सरकार का, जो भी गणतंत्र का विरोध करता था, उसे बंदी बना करके क्या किया जाता था? कारागार में डाल दिया जाता था। ऐसे स्थिति में उसने कारागार में डालने के बाद जो है क्रांतिकारी न्यायालयों में उसे जो है उसका मुकदमा चलता था और सज़ा मिलने के पश्चात गिलोटिन पे उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो इस तरह से इसने आतंक का शासन चलाया, जनता को डरा धमका करके बहुत सारे लोगों को इसने सर कलम करवाया अपने शासनकाल में। इसलिए आतंक का शासक के रूप में इतिहास में जाना जाता है। न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पे ऐसे लोगों को, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे या गणतंत्र का जो विरोध करते थे, ऐसे लोगों को क्या करता था? सिर कलम करवा देता था। तो ये इसकी इस तरह से विशेषता थी, इसकी विशेषता थी, इसके शासन की विशेषता थी, इसकी नीतियों की विशेषता थी कि किस तरह से इसने अपनी नीतियों को किस तरह से दंडात्मक रूप में लागू किया कि अगर जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये इसके प्रारूप थे, किस तरह से इसकी विशेषता थी, कैसा इसका शासन चला। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि रोबेस्पियर ने कानून बनाए, कठोर कानून बनाए। जनता को, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए। ऐसे लोगों के लिए बहुत ऐसे प्रावधान किए गए थे कि अगर कोई भी इस तरह का सरकार के खिलाफ, उसके नीतियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। तो ऐसे कानूनों के माध्यम से लोगों को सज़ा दी जाती थी। उसने बहुत सारे कानून बनाए। कानून कैसे थे? जैसे उसने चर्च को बंद करवा दिया। चर्च और इसके पहले चर्च और जो राजा थे दोनों मिलकर के शासन चलाते थे। कहने का तात्पर्य दोनों का साठगांठ थी, दोनों जनता का शोषण करते थे और दोनों जो है अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो गए थे। चर्च में भी नैतिकता, पोप का जो नैतिकता था वो गिर गया था, चरित्रहीन हो गए थे, और राजा भी जो है अकर्मठ हो गए थे, उनके अंदर योग्यता नहीं थी। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे शासक थे जो विलासी थे, जनता का ध्यान नहीं देते थे, केवल अपने शान शौकत और धन का अपव्यय करते रहते थे। तो ऐसी स्थितियों में उसने क्या किया कि उसने चर्च को क्या किया? बंद करवा दिया और इसके भवनों को क्या कर दिया? बैरकों और कार्यालयों में, कि जो चर्च जहाँ होते थे पर्याप्त मात्रा में भवन थे, स्पेस होता था, उसमें जगह होती थी, तो ऐसे भवनों को उसने कब्जे में लेकर के बैरक, बंदी गृह, कारागार के रूप में कैसे लोग कैदियों को वहाँ रखा जाने का भवन बना दिया गया कि इनका उपयोग किस रूप में किया जाएगा कि इन भवनों में कैदी रखे जाएंगे। और इसी क्रम उसने अन्य भवनों को या इसी से जुड़े जो भवन थे उन्हें कार्यालय बना दिया गया कि अब चर्च में यानी धार्मिक स्थल नहीं रहेगा बल्कि ये कैदी गृह के रूप में रहेगा और कार्यालय के रूप में इन भवनों का
उपयोग किया जाएगा। तो इस 2 रूपों में उसने जो है इन भवनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के इसका उपयोग बंदी गृह और कैद खाने के रूप में या फिर कार्यालय के रूप में किया जाने लगा इनके भवनों को, चर्च के भवनों को। अगले क्रम में चलते हैं इसी कड़ी में। मजदूरी की अधिकतम सीमा को निश्चित किया। मजदूरी की जो सीमा है कि एक व्यक्ति इतने ज़्यादा मजदूरी नहीं ले सकता, उसने कानून के माध्यम से मजदूरों की पारिश्रमिक को निर्धारित कर दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये एक मानक है और इसी के अनुरूप सभी मजदूरों को मजदूरी प्रदान की जाएगी। कोई मनमाने तरीके से अपनी मजदूरी लोगों से नहीं प्राप्त करेगा। तो उसने पारिश्रमिक की एक सीमा को निर्धारित कर दिया कि इससे ज़्यादा पारिश्रमिक कोई अपना नहीं ले सकता। आगे चलते हैं इसी क्रम में। उसने मांस व पावरोटी का वितरण को नियंत्रित किया। इस क्रम में पावरोटी और मांस को क्या किया, उसने वितरण को नियंत्रित किया कि बड़ी मात्रा में जो है हर जगह पे उपलब्ध न होने पाए। अगला कार्य उसने किया, किसानों को अपना अनाज शहर ले जा कर के सरकारी जो है मूल्य पर बेचने के लिए विवश किया। तो सरकारी चूँकि मूल्य कम होता है और ऐसी स्थिति में अनाज को मजदूरों जो किसान थे उनको जो है उस मूल्य पर बेचने के लिए विवश किया गया। तो उनसे उसका क्या होगा, लॉस होगा। जैसे सरकार कम मूल्य पे अनाज खरीदे तो अगर कम मूल्य का निर्धारण होगा तो जो किसान होते हैं उनका जो मूल्य लागत लगती है उससे अगर बहुत मामूली फ़ायदा होगा तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वर्ष भर वो कृषि कार्य करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद भी अगर उन्हें जितना लागत लगाएं उतना ही अगर प्राप्त हो आउटपुट के रूप में, उतना ही उन्हें फ़ायदा हो, तो फिर मजदूर उनको कृषि कार्य करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनका जो है क्या किया, विवश कर दिया कि आप अपने अनाज को शहर ले जाकर के सरकारी मूल्य पर बेचेंगे, अपने मनमर्जी हिसाब से अपने अनाज को नहीं बेचेंगे। तो इससे उनके कृषि पद्धति में जो ये इस तरह के कार्रवाई की या उसने कानून बनाया, इससे किसानों के अंदर रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि किसानों को इससे फ़ायदा नहीं होता था। जब अगर जितना लागत लगी अगर किसान को उतने ही थोड़ा से ही मूल्य पे अगर बेचना पड़े अनाज को अपने, तो जब उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगी, तो ऐसे में किसान अपने भरण पोषण कैसे करेगा, अपने परिवार का खर्चा कैसे निकालेगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। तो इसके इस नियम से किसानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, उसके भी दुष्परिणाम आए। किसान भूखे रहने लगे, किसान कृषि कार्य से दूर जाने लगे, उसके कृषि को उपजाऊ बनाने में रुचि नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़ायदा नहीं होता था। तो ऐसी स्थितियों में कृषि क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा इसके कठोर कानून से। अगले क्रम में चलते हैं हम लोग। फ्रांस में पहले से प्रचलित महोदय और महोदया, ये 2 शब्द का प्रयोग किया जाता था फ्रांस में पहले से प्रचलित महोदय तथा महोदया, ये संबोधक शब्द है। इनके स्थान पे क्या प्रयोग किया जाने लगा, नर और नारियों को, पुरुष और स्त्रियों को नागरिक और नागरिका, यानी महोदय और महोदया के स्थान पे नारियों को नर और नारियों यानी पुरुष और स्त्रियों को क्या नाम दिए, संबोधन किया जाने लगा, नागरिक और नागरिका, यानी पुरुषों को नागरिक और महिलाओं को नागरिका का संबोधन किया जाने लगा। किसके स्थान पे, महोदय और महोदया के स्थान पे। तो यह परिवर्तन इसने किया कानून के माध्यम से और सख्ती से लागू किया। तो इस तरह से रोब्सपियर ने इन कानूनों के माध्यम से जनता को लागू किया। ये कानून नहीं बल्कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जनता के ऊपर ज़बरदस्ती थोपे गए कानून थे, जनता के हितों के रूप में नहीं थे। एक प्रकार से स्वयं के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कठोर बनाए गए कानून थे, जो जनता पे ज़बरदस्ती क्या किए गए थे, थोपे गए थे, जनता को स्वीकार्य नहीं था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रोब्सपियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? नियंत्रण एवं दंड की। और इस नीति के कारण जो है उसने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा जनता को प्रताड़ित किया, बहुत कठोर कानून बनाए, सख्ती से लागू किया, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा, उसके प्रभावों, उसके दुष्परिणामों पर भी विचार नहीं किया। जैसे कहते हैं ना कि एक निरंकुश और मनमानी तरीके से शासन करना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो लागू हो गई, लेकिन कुछ नीतियाँ उसकी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा आक्रामक थी, बहुत ज़्यादा जनता के अहित में थी। और इस तरह से उसने आतंक का साम्राज्य चलाया, आतंक का शासन चलाया, जिससे जनता बहुत ज़्यादा रुष्ट हुई। आगे चल कर के उसे दोषी पाया गया। जिस तरह से उसके शासनकाल में निर्दोषों को शासनकाल में उसके सिर कलम कर दिए गए,
जिलोटिन पे चढ़ा करके सर कलम कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी पाया जाने पर 1794 ईस्वी में दोषी पाया गया। उसे अगले दिन उसे क्या किया गया, फांसी पे जिलोटिन पे उसको भी चढ़ा दिया गया। जिस जनता को वो जिलोटिन पे चढ़ाता था अपने शासनकाल में आतंक के साम्राज्य में, उसी जिलोटिन से उसका भी सर कलम कर दिया गया। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपने रोब्सपियर की सरकार द्वारा बनाया गया कानून का अध्ययन किया, बहुत ही सरलतापूर्वक। किस तरह से उसका साम्राज्य कैसा था, आतंक का साम्राज्य था, उसके साम्राज्य में किस तरह से उसने सजा की नीति का अनुगमन किया, देश में उसने किस तरह से गणतंत्र शासन का विरोध करने वाले लोगों को बंदी बना करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी, जिलोटिन के माध्यम से उनके सर को कलम कर दिया जाता था। तो इस तरह से रोब्सपियर ने अपने आतंक के साम्राज्य में बहुत सारे निहत्थे लोगों को, बहुत सारे निर्दोष लोगों को सख्त से सख्त सजा दी, सिर को कलम किया और अपने शासन के इस अवधि के दौरान इतिहास में वो हमेशा आतंक के साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो हमारा विषय वस्तु यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में आपने इन तथ्यों का अध्ययन किया। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।